टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का, एंटीबॉडीज का, सीरम का या फिर एंटीजन का? टीका कहने का मतलब यहाँ वैक्सीनेशन से है, न कि जो काला वाला और लाल वाला टीका लगाते हैं उससे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। आज की इस क्लास का टॉपिक रहेगा जनरल साइंस और 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पेपर 3 में, जो कि होगा झारखंड सचिवालय एग्जाम 2023। नोटिफिकेशन आ गया है तो आप कमर कस लीजिए आप लोग। पार्ट नंबर 48 रहेगा, सारा पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। क्लास एज यूजुअल काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्वेश्चन का कलेक्शन काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। और जिस भी चीज का आपको तैयारी करना है, चाहे झारखंड जीके हो, झारखंड करंट अफेयर हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ओके ना, कंप्यूटर हो, जनरल साइंस हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। लेट्स गेट अप। और पीडीएफ इसका मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो उससे कनेक्ट रहिएगा, कुछ फायदा वाला चीजें वहां पे शेयर किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज कलेक्ट करके लाया हूँ। वाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को ना बहुत लोग गलत करेंगे। यहां से पढ़ेंगे कि यह जो है प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो वाई क्या हो सकता है? जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो प्रेशर में याद ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे मानव निर्मित रेशा भी बोला है। इसीलिए एग्जाम में जो है एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, रिलैक्स होकर, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन मैं देखता हूं कि अगर जहां पर आ रहा है आपका 50 क्वेश्चन है, तो वहां से 3 से 4 क्वेश्चन लोग ना अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, उसके चलते गलत हो जाता है। तो ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। तो अगर 20 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से न पढ़ें, उसके चलते गलत हो जाए, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यह मानव निर्मित यानी कि यह जो है मेन मेड फाइबर है, लेकिन इसको प्राप्त किया जाता है नेचुरल स्रोत से। तो यह जो है आपका रेयॉन हो जाएगा। रेयॉन को एक और नाम क्या है? तो रेयॉन को नाम है आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से यह जाना जाता है। देखिएगा तो रेयॉन जो है से सेल्यूलोज से बनाया जाता है। सेल्यूलोज क्या होता है? C6H10O5, इसका हॉलेन, ओके ना, ये होता है फॉर्मूला सेल्यूलोज का। तो सेल्यूलोज से बनाया जाता है, जो कि लकड़ी के गुद्दा से प्राप्त किया जाता है। इसको आप लोग वुड पल्प बोलते हैं ना, वुड पल्प बोला जाता है, उसी के गुद्दा से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद सेल्यूलोज को यहाँ पे कंप्रोमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है तो रेयॉन जो है प्राप्त होता है नीला रंग का। और रेयॉन का उपयोग तो आपको पता होगा कपड़ा बनाने में यूज किया जाता है। जैसा नाम ही है, आप लोग आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि सिल्क को परचेज नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला सिल्क आप लोग परचेज कर सकते हैं। झारखंड में देखिएगा तो क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड जीके में कि झारखंड में जूट जैसा एक रेशा होता है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मेस्टा है ना, ध्यान रखिएगा। इसको जाकर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो झारखंड जीके में पढ़ा भी चुका हूँ। जूट जैसा ही एक रेशा है झारखंड में जिसका नाम मेस्टा है, ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल सिल्क को रेयॉन कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? सोडियम वायु में अदृश्य होता है, सोडियम की गंध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है, ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए, या फिर सोडियम केरोसिन से ही निकाला जाता है। ये तो बड़ा गजब ऑप्शन है। तो देखिएगा इसका आंसर ना सी हो जाएगा। ऑक्सीजन और जल के साथ जो है उसकी तीव्र अभिक्रिया हो जाता है, इसीलिए जैसे उसको हम लोग केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन तेल में ना जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। अगर कोई मछली है तो उसे केरोसिन ऑयल में डाल दीजिएगा या फिर पेट्रोल में डाल दीजिएगा तो वह मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो उसको कैसे उसका गैस जो है सेपरेट करके उसको ले पाएगा। इसीलिए केरोसिन में डाल दीजिएगा ना उसको या फिर पेट्रोल में, तो वो मर जाएगी। तो इसका आंसर क्या था कि ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए सोडियम को, ये आग पकड़ लेगा, यहाँ तक कि पानी में भी ये आग लगा देगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि पानी में जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उससे भी ये रिएक्ट कर जाता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में डाल देते हैं कि भाई चलो सबका उपाय कर दिए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, सोडियम मेटल है, ध्यान रखिएगा। पोटेशियम का सबसे अभिक्रियाशील धातु आपको सोडियम ही है। सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है, सिंबल इसका ए है, एटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 23 होता है। ऐसे 23 ऊपर और 11 नीचे होता है अगर देखिएगा सिंबल में तो। ओके, ध्यान रखिएगा। सबसे लिस्ट जो रिएक्टिव मेटल है वो प्लेटिनम है, उसके ऊपर गोल्ड, उसके ऊपर सिल्वर। बोस आइंस्टाइन द्रव, इसको संगणक के नाम से आप लोग जानते हैं, को डैश की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। कहने का मतलब जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, बीईसी, चर्चा भी किया था आपसे। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है कब बनाया, मतलब कैसे बनाया जाता है, उसमें गैस का जो है डेंसिटी कितना रहता है? तो वह बहुत ही ज्यादा कम रहता है, अति निम्न घनत्व होता है। आइए देख लेते हैं। फुल फॉर्म यह देखिएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बी बोस, या कौन से बोस हैं जरा ये बताइएगा। आइंस्टाइन तो है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ये बोस कौन वाले बोस हैं, क्वेश्चन पूछा सकता है।
कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में कौन है, तो ऑप्शन में रहेगा सुभाष चंद्र बोस। तो टिक लगा के मत आ जाइएगा, बताइए कि वह कौन से बोस हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अगर देखिएगा तो ये हम देख लीजिएगा, ये गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, एक एक्सट्रीमली लो डेंसिटी का जो है गैस होता है, और उसको जो है से यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल, उससे जो है उतना ठंडा किया जाता है ना, तब जाकर जो है से यह पांचवा स्टेट है मैटर का प्राप्त होता है, यह पांचवा है। तो चौथा कौन सा है, तो चौथा जो है से प्लाज्मा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है यह हाईली आयोनाइज्ड गैस होता है, आयन से बना होता है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसमें होता है, विच द पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट, यानी कि इसमें पार्टिकल सुपर एक्साइटेड स्टेट में होता है। और ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उससे जो है से अफेक्ट हो जाएगा, ओके ना, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन यह शो करता है। तो चौथा भी याद रखिएगा और पांचवा, तो फोर्थ प्लाज्मा है और फिफ्थ जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। प्लाज्मा देखिएगा यहाँ पे स्टार्स ये सब है, सन ये सब आप लोग देखिए, सन भी का स्टार है, तो वह जो है प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा, ओके, क्योंकि वह बहुत आयोनाइज्ड गैस है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो प्लाज्मा बन जाता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी देख लीजिएगा, एक अति निम्न घनत्व का गैस है, उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ठंडा किया जाता है, तब जाकर जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर प्राप्त होता है। तो अति निम्न घनत्व ध्यान रखिएगा, ओके ना, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी लोग बोल सकते हैं। तो चौथा और पांचवा स्टेट याद रखिएगा, पूछा जाता है निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है। मात्रक मतलब यूनिट होता है ना, तो यूनिट किसका समान है, वेग और विस्थापन। वेग होता है आपका बोलिए वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट होता है इसको एस बोलिए। उसका गति को देखिए नॉर्मली ना, यहाँ पे आप लोग स्पीड समझिए और एक्सेलरेशन बोलिए ए। उसका गति और वेग, यानी कि आप लोग गति को स्पीड को भी भी से डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट नहीं किया जाता है ना। अंतर यही होता है कि वेग को भी वेक्टर लिख दिया जाता है और इसको सिर्फ भी लिखा जाता है। गति को भी आप लोग भी कहिए स्पीड, और वेग को तो होता है आपको वेलोसिटी लगा मतलब वेक्टर लगा दीजिए, और वेग त्वरण हो गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ओके ना। तो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि किसका यूनिट सेम होगा। तो इसमें सिर्फ वेक्टर और स्केलर का अंतर है, तो गति और वेग जो है इसका यूनिट सेम हो जाएगा, दोनों का यूनिट ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अगर देखिएगा तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इस डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका गति, यानी कि ये जो भी होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो ये कुछ कहानी है, तो दोनों का यूनिट आपका सेम आएगा, क्लियर, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका सी है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, विभव, बल, शक्ति या फिर विद्युत धारा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। कार्य मतलब काम करने की जो दर होता है, रेट होता है। तो पावर होता है, पावर को आप लोग बताया था कि पेट होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, पी से स्टार्ट कीजिए, ई पर जाइए फिर टी पे आ जाइए, तो पेट हो गया ना, ओके, तो यह पेट बन गया। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी जगह पर वर्क डन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। पावर का यूनिट क्या होगा, ऊपर एनर्जी या वर्क डन है तो जूल हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर। जूल पर सेकंड को वाट कहते हैं, यानी इसका यूनिट यहाँ पे वाट हो गया, तो वाट इंटू यहाँ पे टाइम सेकंड हो गया, तो वाट सेकंड जो है ये यूनिट होता है हमेशा आपका एनर्जी का, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। एनर्जी का या वर्कडन का वाट सेकेंड होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे किलो वाट आवर होता है ना, तो इसमें एक तरह का जैसे वाट है यानी पावर का यूनिट है, और एक टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। घंटा भी उसका बिगर यूनिट है, ओके। तो इसका मतलब है कि ये भी जो है एनर्जी का ही यूनिट है, और 1 किलो वाट आवर में तो पता होगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, जो कि 1 यूनिट के बराबर आता है। विद्युत धारा याद रखिएगा, ए होता है आपका इलेक्ट्रिक आई, जिसको Q/T लिखते हैं। फोर्स होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखिएगा, तो F = मास, और होता है विभव, इसको आप लोग पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो V = वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, देख लीजिएगा न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक ना, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे आ सकता है P = E/T या फिर F = जो मान लिखा उस पर। निम्न में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है, डेंगू वायरस, इसमें नर एनोफिलीज लिखा हुआ है, मादा एडिस लिखा हुआ है, नर एडिस लिखा हुआ है, फिर मादा एनोफिलीज लिखा हुआ है। तो एनोफिलीज जो होता है ना, वह जो होता है से आपका मलेरिया के लिए होता है, या जो है फीमेल एडिस जो मच्छर होता है वह डेंगू वायरस को फैलाती है, ध्यान रखिएगा, क्लियर, इसको याद रखिएगा। मादा एडिस मच्छर, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये डेंगू वायरस है ना, डेंगू। ऐसे पूछा जा सकता है कि डेंगू किससे होने वाला रोग है, तो एक वायरस से होने वाला रोग है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग ऑर्गेनेल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है, यानी एटीपी। एटीपी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो सेलुलर प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, वो एटीपी के रूप में रिलीज होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है रिलीज करता है, इसको देख लीजिएगा, इसको द पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, तो यह सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है।
क्योंकि देखिएगा तो टूटे फूटे जितना भी सेल होता है उसको यह खाकर जो है कोशिका को साफ करता है। ओके, लेकिन कभी कभी क्या होता है खुद का ही सेल को जैसे पचा देता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया, आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप, इंडोस्कोप या फिर कैलेडोस्कोप? देखिएगा तो इसका आंसर इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा ना। बाकी सारे ऑप्शन क्लियर कर दूँ कि छोड़ दूँ? देखिए पेरिस्कोप एक ऐसा बोल सकते हैं कि यंत्र होता है, इसमें ना प्लेन में यूज होता है। जैसे कि मान लेते हैं ना कि एक तरह का जो है इस तरह का चीज़ है, ओके, और आपको जो है से यहाँ पे देखना है, आप यहाँ पे हैं और आपको यहाँ देखना है, तो फिर आप कैसे देखेंगे? तो किया क्या जाता है कि इसके आगे जो यहाँ से है तो यहाँ पे एक मिरर लगा देंगे। इसको एक एंगल रहता है, एक ऐसा डिवाइस होता है कि यहाँ पे देखेंगे एंगल पे लगाया रहेगा मिरर, और ये मिरर जो है इसके लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा और आपको दिख जाएगा, तो वही पेरिस्कोप होता है। कैल्डोस्कोप जो होता है सिर्फ प्लेन मिरर से ही बनाया जाता है। आप लोग प्रेम रतन धन पायो देखे होंगे, तो जिसमें जो जब सलमान खान एंटर कर जाता है देखते हैं उसका बहुत सारा इमेज दिखने लगता है, उसी को कैल्डोस्कोप बोला जाता है। और इंडोस्कोप भी तो एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका पेट होता है, जो पेट खराब हो जाता है ना, तो जांच करने के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप को याद रखिएगा, यही जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पता लगाता है, कितना चार्ज है यही पता लगाता है। और इलेक्ट्रोस्कोप इज आल्सो कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसको ध्यान रखिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहा जाता है, यही चार्ज को पता करता है। निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन का स्रावन करती है? तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अग्नाशय जो हार्मोन रिलीज करता है इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय को आप लोग अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं ना, तो इसमें एक आपका है इंसुलिन और एक ग्लूकागोन ना, तो ध्यान रखिएगा इंसुलिन और ग्लूकागोन 2 हार्मोन जो है से रिलीज किया जाता है। इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड को में जो शुगर है उसको जो है से नियंत्रण करना, यानी ज़्यादा होने से रोकेगा। और ग्लूकागोन क्या करता है कि ब्लड में शुगर को ज़्यादा कम होने से भी रोकेगा। ज़्यादा लो शुगर हो जाएगा तो भी दिक्कत है, ज़्यादा शुगर हो जाएगा तो भी दिक्कत है, यानी कि मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन यूज किया जाता है थायराइड के द्वारा, एड्रेनलिन के द्वारा भी हार्मोन बहुत सारा रिलीज किया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानता है, ब्रेन में आपका लोकेशन मिलेगा। और मास्टर ग्लैंड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारा ग्लैंड को जो है सिक्रेशन को यह रेगुलेट करता है। बाकी पीनियल ग्लैंड, इसको ना पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और पीनियल ग्लैंड जैसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है बॉडी में, मात्र 0.5 ग्राम इसका वेट होता है। ओके, इतना ध्यान रख सकते हैं। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो लिवर। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं कठोर होती है, यानी कि जितना भी मेटल्स होता है बोला जा रहा है कि हार्ड होता है, क्या बात सही है? नेक्स्ट है सभी अधातुएं गैस होती हैं, जितना भी अधातु है वह सारा गैस होता है, यानी कि गैसेस स्टेट में पाया जाता है, सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट, सभी अधातुएं जितना भी नॉन मेटल्स है वह अतन्य होता है, यानी कि नॉन मेलेबल होता है, सही है। सभी धातुएं ठोस होती है, यानी कि जितना भी मेटल्स है वह सारा का सारा जो है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, क्या सही है? चलिए आइए देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, सभी अधातुएं तन होती है, यानी कि जो नॉन मेटल्स होता है ना वह उसमें मेलेबिलिटी नाम का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है। जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी 2 प्रॉपर्टी है वो मेटल्स का होता है, ध्यान रखिएगा। मेलेबल मतलब क्या होता है? उसको पीट पीट कर आप लोग चादर बना सकते हैं। और डक्टिलिटी मतलब क्या होता है कि उसको आप लोग उसको पतला करके खींच कर जो है से तार बना सकते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। गोल्ड जो है सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल जो है मेटल है। बोला जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सही स्टेटमेंट यही है। सभी अधातु में तन नहीं होते, यानी कि इसको धातु को आप लोग तान नहीं सकते हैं। कहने का मतलब एक एग्जाम्पल उठा लीजिए, आपके पास पेंसिल सबसे अच्छा उदाहरण है, वह एक नॉन मेटल है, कार्बन का रूप है, ठीक है, प्योर फॉर्म में है। तो उसको आप लोग जो है खींचने की कोशिश कीजिए, खिंचाएगा जी नहीं, जैसे ही आप लोग बीट कीजिएगा उसको, चाहे कोई चीज से हिट कीजिएगा तो वह टूट जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, तन नहीं होता है, उसको भंगूर बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, सभी धातुएं ठोस कठोर होती हैं, क्या ये बात सही है? जी नहीं। सोडियम जो होता है इतना ज्यादा जो है मुलायम होता है कि इसको आप लोग चाकू से काट सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चाकू से इसको काटा जा सकता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके ना, हो गया। सभी अधातु में गैस होते हैं, जितना भी नॉन मेटल्स है वो बोला जा रहा है कि गैस स्टेट में होता है, बिल्कुल गलत बात है। गैस होता है, सॉरी, नॉन मेटल्स जो होता है वह या आइदर गैसेस या फिर लिक्विड स्टेट में भी होता है। और लिक्विड स्टेट में एकमात्र ऐसा जो है से नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, उसका नाम है ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन लिक्विड में नहीं रहता
तो आप लोग पढ़ते हैं कि सभी अधातुएं गैस होती हैं, इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं। लेकिन ब्रोमीन एक्सेप्शन में है, सभी धातुएं ठोस होती हैं, यानी कि जितना भी मेटल्स है वह सारा जो है से आपका हार्ड होता है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठोस नहीं, सॉलिड स्टेट में होता है, ये होगा, हार्ड नहीं बोल सकते हैं, इसको सॉलिड बोलिए। तो सभी धातुएं सॉलिड स्टेट में होता है, बिल्कुल गलत बात है, सॉलिड स्टेट में नहीं होता है सारा। एक मेटल है जिसका नाम है मरकरी, हाइड्रोजनियम ना, तो ये जो है से लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और यही लिक्विड स्टेट में पाया जाने के कारण इसका आप लोग यूज करते हैं थर्मोमीटर में। समझ गए? तो आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी कुछ कुछ और समझ लीजिएगा। बोलेगा आपसे कि कौन मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, एकमात्र नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसका नाम है ग्रेफाइट। ओके ना, आपको ग्रेफाइट के बारे में डिटेल में समझाया था कि ग्रेफाइट होता है, फुलेरिन होता है और डायमंड होता है, ये सब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन ही है, इसको एलोट्रॉस भी बोला जाता है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन का तो बॉन्डिंग होता है, कार्बन है तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा, बारीक कक्षा में ना ध्यान रखिएगा, सॉरी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा ना, बाहरी कक्षा में बोल सकते हैं, बाहरी कक्षा कोई बैलेंस बोलते हैं, तो 4 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है ग्रेफाइट में, इसीलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए 2 चीज चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं तो आयन चाहिए। ठीक है, चलिए और कुछ और ध्यान रखिएगा, जो अधातु होता है वह चमकता नहीं है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक यानी कि लसरस पाया जाता है। ये सब कुछ ध्यान रख सकते हैं, एक्सेप्शन आपसे पूछा जाता है। तो इतना चीज डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट फिर से देखिए क्वेश्चन है उसी तरह का, वाई कोई एक ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी कि हरित लवक। वाई क्या हो सकता है? शैवाल, घटपर्णी बोला गया है, पीचर प्लांट, उसके बाद मैपल वृक्ष है, और उसके बाद कसकट्टा बोला गया है। तो इसका आंसर कसकट्टा हो जाएगा ना। कसकट्टा के पास ना अपना जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके चलते जो है ये फोटोसिंथेसिस क्रिया को परफॉर्म नहीं कर पाता है। देखिए इस तरह से कसकट्टा है, इसको आप लोग अलग जरी भी बोलते हैं देहात में, अमरबेल इसका नाम है। ओके, तो यही है, किसी और भी प्लांट पर चढ़ जाता है, ठीक ना, और उसका जो है जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको खींच लेता है। और देखिएगा तो मैं तो देखा हूँ, ठीक है, खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, तो इसको देखिएगा तो जिस प्लांट पे जाएगा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अल्टीमेटली इस प्लांट को जो है सुखा देता है। तो इस तरह का यह इंसान है, ठीक है। शैवाल देखिएगा आप लोग इसको एल्गी बोलते हैं ना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके ये अपना फोटोसिंथेसिस क्रिया को कर सकता है। और एल्गी और फंगस से मिलकर क्या बनता है? तो लाइकेन प्लांट बनता है, जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है ना उसका जूस से। पीचर प्लांट के बारे में तो याद होगा, यह जो है खा जाता है ना, इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इंसेक्टिवोरस मतलब यह जो है इंसेक्ट को खा जाता है। ऐसा क्यों करता है? तो देखिए कहा जाता है कि सब जो पीचर प्लांट है एक ऐसा रीजन में उगता है जो कि सॉइल में, जो कि नाइट्रोजन डिफिशिएंट होता है, यानी कि उसमें नाइट्रोजन उतना मात्रा में नहीं पाया जाता है, तो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जो है वो प्लांट को खा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है। तो घटनर्पी को याद रखिएगा, घटनर्पी नहीं घटपर्णी। नेक्स्ट आपका मेपल प्लांट। मेपल होता है ना पीपल का वृक्ष, और पीपल के वृक्ष में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला अगर कोई वृक्ष है तो वह मेपल प्लांट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसका साइंटिफिक नेम देखिएगा, फाइकस रिलीजियोसा होता है ना। इसको याद कैसे करेंगे? आपको तो जो इंडिया का नेशनल ट्री है बनियान, उसका तो याद होगा फाइकस बेंथालिसिस, तो फाइकस याद रखिएगा। बाकी रिलीजियस आप लोग लिखते हैं ना, RELIGIO, बस यहीं तक रुक जाइए, उसके बाद सिर्फ ए से लगा दीजिए, यही इसका साइंटिफिक नेम है। तो याद रखने का भी तरीका बता दिया, भूलिएगा नहीं इसका नाम, ठीक है। और फाइकस बेंथालिसिस वो है आपका बरगद का, जो कि इंडिया का नेशनल ट्री है। कसकट्टा अमरबेल इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का जो प्लेस्टिड्स होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? फिर से आइडेंटिफाई कीजिए जरा। बृहदांत्र, बृहदांत्र का मतलब होता है बड़ी आंत ना, ध्यान रखिएगा। में पाचित भोजन का अवशोषण होता है, यानी कि जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसका न्यूट्रिएंट्स होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। बृहदांत्र में भोजन का परिपाचन यानी कि पूर्ण पाचन यहीं पे होता है, बड़ी आंत में बोल रहा है। बृहदांत्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम कहा जाता है। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसको आपको सही लग रहा है? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। बृहदांत्र जो होता है यह क्या होता है कि यह देखिए नाम तो इसका बड़ी आंत है, लेकिन बड़ा नहीं होता है, लेकिन यह थोड़ा चौड़ा होता है, चौड़ा होता है, उसके चलते इसको बड़ी आंत बोलते हैं। जो क्षुद्रांत्र है यानी कि जो छोटी आंत है वह लंबाई में ज्यादा होता है, लेकिन यह पतला होता है, इसका नली देखिएगा तो इसको छोटी आंत बोला जाता है, इसको बड़ी आंत बोला जाता है। क्लियर है?
तो बड़ी आंत जो है से चौड़ा होता है छोटी आंत से, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी सारा का सारा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे बृहदांत्र में जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण नहीं होता है। जितना भी भोजन है उसमें उसका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है वह जो होता है से छोटी आंत यानी कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भोजन का पूर्ण पाचन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सिर्फ देखिएगा वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन जो है से बड़ी आंत में होता है। बृहदांत्र में उंगली के समान उभरी संरचना नहीं होता है। ये जो आप लोग उंगली के समान जो संरचना देख रहे हैं जिसको आप लोग विलाई बोलते हैं, VILLI, वह छोटी आंत में ही पाया जाता है। यही चीज तो है जो कि भोजन का जो है से उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होता है भोजन से उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत क्यों हो गया बता दिया। बाकी स्टेटमेंट नंबर डी सही था। बाकी कुछ अगर ध्यान रखना है तो बड़ी आंत का लेंथ जो होता है 1.5 से लेकर 2 मीटर तक होता है और जो छोटी आंत होता है उसका लेंथ 6 से लेकर 7 मीटर तक होता है। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। भोजन का पाचन आपका मुंह से ही शुरू हो जाता है जब सालिवा जब मिक्स होता है तब से, और पूर्ण पाचन जाकर आपको छोटी आंत यानी कि द स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? आंसर इसका क्षोभ मंडल हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर। ध्यान रखिएगा ना। तो सब आप लोग कॉमन सेंस लगाइए कि जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते हैं वायु जो है विरल होते जाता है यानी कि जो है रेयर होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ होगा? एयर जितना ज़्यादा रहेगा डेंसिटी उतना ही ज़्यादा रहेगा ना। तो नीचे जो है ज़्यादा डेंसिटी होता है इन कंपेरिजन टू जो अपर एयर होता है उसके चलते। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको जब पढ़ाया गया था तो भी तो बताया गया था ना कि जो नीचे वाला जो वायु है, ठीक है, वह ज़्यादा जो है डेंस होता है इन कंपेरिजन टू जो है अपर एयर जो होता है उसके कंपेरिजन में। या फिर अगर कोई हॉट हो जाता है एयर तो उसका जो है डेंसिटी कम हो जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ठंडा का ज़्यादा और हॉट का डेंसिटी कम होता है। ये सब कुछ याद सकते हैं। बाकी अभी ACC/MT 2023 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एक वायुमंडल का परत है जिसके नाम का अर्थ होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग होता है? तो यह है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। है ट्रोपो देखिएगा तो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मिक्स होना ना। तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब मिक्सिंग होता है। तो ट्रोपोस्फीयर को रीजन ऑफ मिक्सिंग भी कहा जाता है। ओके, ध्यान रखें सारा चीज। कौन सी बीमारी आनुवांशिक डिजीज है यानी कि जेनेटिक डिजीज है? जेनेटिक कहने का मतलब होता है कि अगर माता पिता को रोग है तो आपको भी यह रोग हो सकता है। मधुमेह है, रतौंधी है, स्कर्वी है, फिर बेरी है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला है। बेरी जैसे विटामिन बी जो होता है 1 उससे होने वाला यह रोग है। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए यानी कि रेटिनोल से होने वाला रोग है। और मधुमेह कैसे होता है? मधुमेह जो है वो जब इंसुलिन सीक्रेट नहीं करेगा आपका पैनक्रियास से तब मधुमेह हो जाएगा। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है। अगर माता पिता को आपको मधुमेह है, ठीक ना, तो हो सकता है कि आपको भी मधुमेह हो जाए। ठीक है, बाकी खान पान पर ध्यान रखिएगा तो फिर नहीं होगा। तो मधुमेह को याद रखिएगा, यह एक जेनेटिक डिजीज है। टीका लगने के बाद शरीर में किसका निर्माण होता है? यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो लिम्फोसाइट का, एंटीबॉडीज का, सीरम का या फिर एंटीजन का? आंसर इसका एंटीबॉडीज होगा। आइए जब टीका लगता है ना तो क्या क्या प्रोसेस होता है थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपको टीका लगाया गया, ठीक ना, अगर वैक्सीन दिया गया तो बाहर से जो चीज़ दिया जाता है उसको एंटीजन बोला जाता है। तो एंटीजन जैसे आपका ब्लड में एंटर किया तो आपको पता होगा व्हाइट ब्लड सेल्स जो रोगों से लड़ने में आपको हेल्प कौन करता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स। तो उसका जो बी सेल्स है वह एंटीजन के साथ मिलता है और बाद में जो है से फाइनली जो है से एक एंटीबॉडीज बना देता है। और यही एंटीबॉडी जब बन जाता है ब्लड में तो कोई रोग आएगा ना तो उसको धड़ाम धड़ीम मार के उसको भगा देगा कि चलो हटो यहाँ से, ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे दाल नहीं करने वाला है। तो एंटीबॉडी जब बन जाएगा तो रोगों से आपको लड़ने में मदद हो जाएगा। इसीलिए जैसे कोविड-19 का आपको टीका लगाया गया तो बाहर से मटेरियल दिया गया एंटीजन था, फिर ठीक है बी सेल से मिला आपका व्हाइट ब्लड सेल्स का, तो जाकर वह एंटीबॉडीज बन गया। अब आपको कोविड-19 बीमारी नहीं होगा। ये सब देख लीजिएगा, तो यही एंटीबॉडीज है। ओके, बाकी सारी चीज हो गया। लिम्फोसाइट एक तरह का ना व्हाइट ब्लड सेल्स ही है, इसको ध्यान रखिएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप है एक लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो होता है आपका मोनोसाइट्स। ये सब याद रखिएगा। WBC और RBC ना, RBC इज ऑल्सो कॉल्ड इरेथ्रोसाइट्स और WBC इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। सब याद रखिएगा। देखिए अब इसको याद कैसे रखिएगा कि RBC जो है उसमें जो है से इरेथ्रोसाइट होता है, रेड ब्लड सेल्स। तो RED लिखते हैं आप लोग, तो इसी का नाम में तो E लिखा हुआ है, तो ऐसे याद देखिए कि रेड में E है तो E से हो रहा इरेथ्रोसाइट्स हो गया। बाकी दूसरा तो लिम्फोसाइट अपने याद हो जाएगा, ठीक ना। लिम्फोसाइट नहीं, ल्यूकोसाइट्स। आंसर इसका भी है। बालक को कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किससे होता है? फल द्वारा, दूध द्वारा, मांस द्वारा, फिर पालक द्वारा। तो नॉर्मल छोटा बालक रहेगा तो उसको मांस तो आप लोग नहीं खिलाएंगे।
दूध से जो है सबसे ज़्यादा कैल्शियम उसको मिलता है। ओके, ध्यान रखिएगा। दूध में विटामिन सी जो है से नहीं होता है। विटामिन बी और सी क्या है, एक जो है से वाटर सोल्यूबल विटामिन है। बाकी ए, डी, ई, के ये सब जो है से आपका फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये सब ध्यान रखिएगा। ए होता है आपका रेटिनॉल, बी होता है आपका नॉर्मली B1 देखिए थायमिन, उसके बाद बी यहाँ पे नहीं था ना, डी था। डी होता है आपका कैल्सीफेरॉल, ई हो जाएगा टोकोफेरॉल, के हो जाएगा फिलोक्यूनिन ना, ये सब कुछ देख लीजिएगा। तो बी और सी वाटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका भी ट्रिक बताया था कि WBC, ठीक ना, वाटर है वह BC है, बी और सी। बुनाई की प्रमुख क्रिया कौन सा नहीं है, थ्रेडिंग, पिकिंग, फर्निशिंग या फिर बेटनिंग। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। बेटनिंग प्रोसेस जो है सब यूज नहीं होता है बुनाई में, बाकी थ्रेडिंग भी यूज होता है, कपड़ा बनाया जाता है, पिकिंग भी होता है और फर्निशिंग, तीनों जो है वीविंग प्रोसेस में यूज होने वाला है। बेंटिंग यूज नहीं होता है। इवेंटिंग देखिएगा तो इस तरह का ना कलेक्ट किया जाता है, जो स्टॉक जो आप लोग स्टॉक ऐसा समझते हैं ना, जो लीफ होता है, डंठल ना, डंठल समझिए, तो उसको कलेक्ट करने का प्रोसेस को बेंटिंग बोला जाता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आनुवंशिक का नियम का अन्वेषण किसने किया था, कौन सा इसका आविष्कार किए थे। तो आनुवंशिक का नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ओके, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और जो चार्ल्स डार्विन है, पूरा नाम इनका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो यह आपको एंटोनी लेबोजियर है, ध्यान रखिएगा। एंटोनी लेबोजियर को रासायनिक विज्ञान का जो है पिता कहा जाता है। फादर तो ऐसे फिजिक्स जो है कौन है, आइजक न्यूटन ना, आइजक न्यूटन। और बायोलॉजी तो एरिस्टोटल आपको पता होना चाहिए सारा। इनमें से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, जो बताया था वहाँ पे, देखिए मेटल मेटल से इतना सारा वहाँ पे डिस्कस कर दिया, उसे क्वेश्चन भर भर के आता है, तो वो वाला स्लाइड काफी ध्यान से आप लोग को देखना था। ग्रेफाइट इसका आंसर हो जाएगा। ये जैसा धातु विद्युत का सुचालक है, डिस्कस किया था क्यों। ये ब्रोमीन क्या है, तो एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। आयोडीन क्या होता है, तो एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि इसमें लस्टर पाया जाता है। नॉन मेटल उसमें लस्टर नहीं, यानी कि चमक नहीं होता है, लेकिन आयोडीन पाया जाता है। क्रिप्टॉन क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक ना। तो ये सब जो है एक नोबल गैस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वनस्पतिक और प्रजननिक विकास की अवधि और मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायक होती है, उसे क्या कहता है। तो इसको ना जैसे फेनोलॉजी बोला जाता है, घटना विज्ञान, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। विज्ञान की शाखा है जिसमें सारा चीज, पौधे का जीवन चक्र है, ठीक ना, कि आवधिक घटनाओं के अनुक्रम में संबंधित है, जो कि फसल की वनस्पति को कितना जब प्रजनन विकास हो रहा है, ठीक है, मौसम की गतिशीलता, सब कुछ के बारे में जो है स्टडी किया जाता है, तो वो आपका फेनोलॉजी होता है। पैलेंटोलॉजी को देख लीजिएगा, इसमें जीवाश्म के बारे में स्टडी किया जाता है। और कार्पोलॉजी होता है कि जिसके बारे में सीड्स और फ्रूट्स के बारे में आप लोग स्टडी करते हैं, उसी को बोला जाता है। और सेल विज्ञान पेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ रॉक्स होता है ना, पेट्रो मतलब चट्टान होता है, पाषाण, ठीक है, पत्थर, ये सब समझ लीजिएगा। सेल हो गया पारिभाषिक शब्द। इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह को पहचान करता है। तो परंपरागत स्रोत है खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये सब जैसे परंपरागत स्रोत में आता है, यानी कि परंपरा से ये सब चला आ रहा है। देख लीजिएगा, परंपरागत स्रोत में जलावन आता है, उपला आता है, उपला समझ रहे हैं ना, चिपरी बोला जाता है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, बिजली हो गया। गैर परंपरागत स्रोत में क्या आता है, इसको आप लोग कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं, और इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस हो गया, और परमाणु ऊर्जा, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। तो लिस्ट को देख लीजिएगा, डायरेक्ट छाटने के लिए आ सकता है। यहाँ तो बहुत सारा दिया हुआ था, लेकिन दे देगा कि कौन जो है गैर परंपरागत सोर्स में आता है। इसीलिए बोलता हूँ कि PDF रख लीजिएगा, तो आप लोग सुनते ही नहीं हैं। बायोगैस में अनिवार्य रूप से क्या मौजूद होता है। तो मेनली रूप से इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पाया जाता है, मेनली रूप से। इसमें देखिएगा बायोगैस में मीथेन जैसे मोर देन 70% होता है, अलग अलग बुक देखिएगा तो अलग लिखते हैं, लेकिन 75% से ज़्यादा जो है इसमें मीथेन होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मीथेन 55 से 75% लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 25 से 50% तक। कुछ मात्रा इसमें हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, अमोनिया यानी कि NH3 भी होता है, जिसको बनाने के लिए हार्बर प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे बोला था अनिवार्य रूप से बोला था, ध्यान रखिएगा ना, अनिवार्य रूप से यानी ये तो होना ही चाहिए, बाकी वो सब जैसे छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट में होता है। DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होता है। DNA में जो होता है यूरेसिल नाम का एक जो है बेस होता है ना, बेस।
ऐसे बेस नहीं बोलेंगे, क्षारक है ना तो इसको अल्कली आप लोग बोलिए। नहीं, क्षारक ही होता है। अल्कली मतलब क्षार होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे भी। तो क्षार होता है अल्कली, ओके, और ये होता है बेस क्षारक। तो जो बेस वाटर में सोल्यूबल होता है उसको जो है से हम लोग अल्कली यानी कि क्षार बोलते हैं। आरएनए से सॉरी डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहा जाता है ना, इसको याद रखिएगा, डीएनए। आनुवंशिकी के भौतिकी एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो ये जीन होता है ना। तो जीन जो होता है से एक फिजिकल बोल सकते हैं, और जो फंक्शनल यूनिट होता है आनुवंशिकी यानी कि हेरिडिटी का, तो जीन इसका आंसर हो जाएगा। और डीएनए का भी बोला जाता है कि जो फंक्शनल यूनिट है वह जीन ही है ना। नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनता है, तो एवोल्यूशन में बनता है, इसको आप लोग टेस्टिस बोलते हैं ना, टेस्टिस। तो ये जो है से आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा था। तो एवोल्यूशन में ही जो है से शुक्राणु यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आशा है क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पीडीएफ रख लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, अगर सही लगता है वीडियो तो शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके लिए तो इंपॉर्टेंट काम मैं कर चुका। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।